चलिए देखते हैं। देखिए I have a smack of Hamlet myself, if I may say so. Who said this? कहते हैं कि मैं एक स्मैक हूँ हैमलेट का अपने आप में। If I may say so, अगर मैं ऐसा कहूँ, ये किसने कहा है, ये किसका वर्डिंग है? बिल्कुल सही है, एक ही ने बताया भी, बिल्कुल सही है, ये एस.टी. कॉलरिज जी की बात है। एस.टी. कॉलरिज जी ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। A literary device that acts as an afterword at the conclusion of a literary work. क्या कहेंगे? आप आंसरिंग भी करते रहे तो उतना ज्यादा इंटरेक्टिव बनेगा, है ना? आंसरिंग भी करते रहे साथ साथ में। आपको पता है किसी पुस्तक या नाटक का आदि का जो हम अंतवचन होता है ना, अंतवचन किसी पुस्तक या नाटक का अंतवचन, इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल सही, एपीलॉग। इसको हम बोलते हैं एपीलॉग, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है? वीडियो ब्लर तो नहीं, ये देख लेना एक बार। तीसरे पे चलते हैं। Who would be called the English home and father of English poetry? ये मैंने आपको कल ही कराया है, अगर आप लोगों को याद हो, सबको याद होना चाहिए। खैर ये तो मैंने बताया भी था आपको, जब 4 ऑप्शंस थे मैंने आपको बताया था, किसी प्रैक्टिस सेट में ही बताया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जियोफ्री मतलब जिसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ पे। Who succeeded Elizabeth I? ये वन है। In 1603, establishing the Stuart dynasty. STAUART। एपिलॉग का मतलब क्या होता है? उपसंहार पढ़ते हो ना, उपसंहार। उपसंहार को कहते हैं एपिलॉग। क्लियर है? सुनिए, इज इट क्लियर? ठीक है, उपसंहार, कंक्लूजन, वही उसने बोला लास्ट में, जो अंत में जो हम कंक्लूड कर देते हैं ना किसी भी प्ले में या किसी भी वर्क में या किसी भी ड्रामा में, जो हम लास्ट का जो वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन एपिलॉग। क्लियर है कि नहीं है? इज दिस क्लियर? यस मैम, यस मैम। अब यहाँ चलते हैं। Who succeeded? कहने का तात्पर्य है किसने सक्सीड किया एलिजाबेथ वन को। ठीक है, मतलब एलिजाबेथ वन के बाद। हाँ मुझे यही पता था, आप लोग कंफ्यूज हो गया। अभी देखना इसको, रोशनी थोड़ा ध्यान से देखना। Who succeeded Elizabeth when in 1603? मतलब एलिजाबेथ को हरा के कौन आगे आया? Established the Stuart dynasty. Stuart dynasty क्या होती थी? एक स्कॉटलैंड, आयरलैंड और स्टीवर्ड, ब्रिटेन, इन तीनों का क्या था? एक समूह था, उसको देखने के लिए। हाँ तो बिल्कुल सही है, इंग्लैंड में थे, तो ये थे जेम्स सिक्स्थ। जेम्स सिक्स्थ, क्योंकि ये जो जेम्स सिक्स्थ थे, इन्हीं को आगे हम पढ़ते हैं जेम्स वन के नाम से। ये दोनों सेम है। या आप जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं हम कि ये दोनों कोई अलग इंसान नहीं थे, ये दोनों सेम ही थे। ठीक है ना? तो सिक्स को ही फर्स्ट मानते हैं, तो दे बोथ आर सेम। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which writer was not active under both? ना तो एलिजाबेथ वन और ना ही जेम्स वन। अगर मैं जेम्स वन कह रही हूँ तो याद रखिए जेम्स सिक्स्थ भी यही है। ठीक है, हाँ तो इन दोनों रूलर के अंडर में कौन से ऐसे राइटर थे जो उस समय पे नहीं थे, वो उसमें नहीं थे? तो आपको पता ही है,
शेक्सपियर तो थे ही, जॉनसन भी थे, डन भी थे, ओनली जॉन मिल्टन उस पीरियड के नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, विच सोशल फिलोसफी, ये देखिए आपका लिटरेरी टर्म्स सोशलिज्म, मॉडर्निज्म, उससे भी मैंने क्वेश्चंस बना के दिए हैं, तो ये उससे लिया गया क्वेश्चन। विच सोशल फिलोसफी डोमिनेट, कौन सी ऐसी सामाजिक फिलोसफी थी जो क्या थी, डोमिनेंट थी, जो डोमिनेंट थी, किसके लिए डोमिनेंट थी, वो किस चीज के लिए डोमिनेंट थी, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एक तो इंडस्ट्री का जो रिवॉल्यूशन हो रहा था उस समय पे वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी। Dictated that only the free operation of economic laws would ensure the general welfare, that the government should not interfere in any person's pursuit of their personal interest। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो सामाजिक फिलोसफी थी, दार्शनिकता थी, वो ये मानती थी कि उस समय पे जो इंसान अपना काम कर रहा है उसमें सरकार का दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस इंसान की जो इच्छा है वो उसको करे, वहां सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये एक सोशल फिलॉसफी थी। तो किस चीज का डेवलपमेंट, वो कहता है ना डेडिकेटेड टू द ओनली परस्यू द पर्सनल इंटरेस्ट, तो पर्सनल इंटरेस्ट किस में, किस चीज का, वो कह रहा है ना विच सोशल फिलॉसफी, इनमें से कौन सी सोशल फिलॉसफी थी जिसको वो आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पर मैंने बोला ना सरकार का कहता है ना पर्सन इंटरेस्ट, तो इसमें कहने का मतलब है लेजीज फेरी, लेजीज फेरी नहीं, सी है। मैं आपको बता दूं क्यों है ये सी, क्योंकि लेजीज फेरी का मतलब होता है सरकारी, मतलब हमने यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, जहां पर इंसान अपने, गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर, हमने बोला ना सरकार का यहाँ हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो वो ही मतलब होता है लेजे फेरी का मतलब होता है सरकारी हस्तक्षेप न होना। तो ये इसका मतलब ना लगने से नहीं होता है, मतलब आंसर हमें क्लियर लिखने पड़ेंगे। एक्चुअली वो आंसर तो आपको ऐसे देंगे ऑप्शन में कि कौन सा सही है, वो लगभग मिलता जुलता देंगे, तो कंफ्यूज करने के लिए तो वो देंगे ही। तो ऑब्वियस सी बात है राइट ऑफ मैन सोच के आप लोग कर लोगे, लेकिन सोशल फिलोसफी की क्या सोच थी कि किस प्रकार से सरकार हमारे बीच में हस्तक्षेप न करे, तो दैट वाज लेजीज फेथ। क्लियर है, मतलब सरकार के हस्तक्षेप से या नियंत्रण से मुक्त कह रहे, वो हस्तक्षेप नहीं चाहते। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया तो बता दें। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हु अपील्ड द टर्म, अब आपको बताना, सॉरी अपील्ड कह रही हूं मैं, अप्लाइड, हु अप्लाइड द टर्म रोमांटिक, ये रोमांटिसिज्म से आ गया, ठीक है। किसने इस टर्म को, रोमांटिक को, टर्म को अप्लाई किया था to the literary period dating from 1785 से 1830, 1785 से 1830 तक कौन से ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई किया रोमांटिक को लिटरेरी पीरियड में। तो आपको याद आना चाहिए, कुछ आ रहा है आंसर। इंग्लिश हिस्टोरियंस थे जो हाफ ऑफ सेंचुरी हुए आफ्टर द पीरियड। जब ये पीरियड एंड हुआ तो इस पीरियड के एंड में हाफ ऑफ द सेंचुरी के जो हिस्टोरियंस थे, इंग्लिश हिस्टोरियंस, उन लोगों ने इस टर्म रोमांटिक को क्या किया था, अप्लाई किया। क्लियर है। इसके बाद 8वें प्रश्न पे चलते हैं। Which of the following became, आप क्वांटिटी मत देखिए क्वेश्चन की, देखिए क्वांटिटी देखेंगे तो आप सोचेंगे कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को वो बड़ा तो दिखाएंगे लेकिन आंसर तो छोटा सा ही होता है। वो क्वेश्चन को घुमा रहा है ना, देखो क्या कह रहा है, which of the following became the most popular romantic poetic form, romantic poetic form कौन सा सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, फॉलोइंग ऑन वर्ड्सवर्थ क्लेम, जो वर्ड्सवर्थ ने जो क्लेम किया था उसको फॉलो करते हुए, that the poetic inspiration is contained within the inner feeling of the individual poet,
ये वर्ड्सवर्थ जी का जो इंस्पिरेशन थी वो ये कहते थे कि पोइट्री जो है वो इंसान के अंदर से आती है, ठीक है, कोई भी इंसान है उसके अंदर से ही वो पोइट्री फ्लो में आती है। एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावर ऑफ फीलिंग, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इंसान के अंदर से कोई भी फीलिंग्स है, फीलिंग्स मतलब भावनाएं हैं, वो अपने आप निकल के आती हैं, उसी प्रकार द फ्लो ऑफ पोइट, जो पोइट्री है वो भी किसी इंसान के अंदर से इसी प्रकार से निकल के आती है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द मोस्ट पॉपुलर रोमांटिक पोएटिक फॉर्म, तो वो कौन सा पोएटिक फॉर्म था? तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा, वो इसलिए समझना होगा, वो इसलिए समझना होगा क्योंकि वर्ड्सवर्थ जी का आपको कोई वर्क समझ में आ रहा हो, कौन सा वर्क उन्होंने इसमें किया, किस तरीके का वर्क उन्होंने किया, थोड़ा सा वर्ड्सवर्थ जी की ही बात चल रही है तो वर्ड्सवर्थ जी के ही ऊपर थोड़ा सा सोचिए किस प्रकार के वर्क की बात ये कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि रोमांटिसिज्म को बोला है वर्ड्सवर्थ जी को। तो उस समय पे जो लिरिकल पोएम थी, आपको याद आना चाहिए, जो लिरिकल पोएम्स थी वो फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती थी। हाँ बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि जो रोमांटिक पोएट उस समय के थे, मोस्ट पॉपुलर जो तरीका था लिखने का वो यही था कि जो लिरिक पोएम थी वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती थी। तो दिस इज द राइट आंसर। देखिए रटना मत, मैं इसीलिए एक चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप दिमाग में उसको याद समझ लें। अब आपको बिल्कुल वाइक्लिफ की बात याद आ रही होगी। वाइक्लिफ ने बाइबल का, आपको पता ही है, ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल अपीयर्ड। वाइक्लिफ का जो ट्रांसलेशन था बाइबल का वो कौन से पीरियड पे, आपको इतना तो याद है, हाँ सही लोग बता रहे हैं, 1382 से 1395 का जो पीरियड था, इस पीरियड में था। ट्रांसलेशन इन्होंने किया था, वाइक्लिफ ने किया था, ठीक है। तो इन्होंने 1832 से 1395 तक का पीरियड था इनका। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया है शुरुआती, सभी लोग डी बोल रहे हैं, सभी लोग क्या ऑप्शन बोल रहे हैं? 31। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, 1831 नहीं है, 1382 से। अब मैं समझ गई, कुछ बुक्स में आप लोगों की जो डेट है वो थोड़ा चेंज है। ये एक्चुअली मैंने W.J. लॉन्ग जी की बहुत ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, उस बुक को ही हमने डेट को कंसीडर किया। तो वैसे भी ये टाइम पीरियड बता रहा है 82 से 1395 तक का पीरियड है। तो वो शुरू कह रहे हैं ना कि ट्रांसलेशन कौन से पीरियड के दौरान किया, तो अगर ये पीरियड दिया हो, ये पीरियड दिया हो, अगर 1832 नहीं होता तो ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं आता, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट चलेंगे हम, द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, जो पीरियड था क्वीन एलिजाबेथ का, वो कब से कब तक होता है? ये तो सभी लोग बता देंगे, और जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, 1558 से 1603 का जो पीरियड था वो पीरियड एलिजाबेथ का था। हाँ ऑप्शन में एक ही डेट आएगी, वो तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस पीरियड से इतने पीरियड के बीच में था। अगर वो ये क्वेश्चन पूछ ले कि बाइबल का ट्रांसलेशन कौन से पीरियड के बीच में हुआ, तब आपको याद होना चाहिए 1832 से, सॉरी 1382, आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड, 1382 से 1395 तक के बीच का पीरियड है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, and type of essay appeared during the period of 18th century in London। एक प्रकार का ऐसे जो अपीयर हुआ था 18th सेंचुरी के पीरियड में लंदन में। इट इज अ शॉर्ट वर्क, ये एक छोटा सा वर्क है ऑफ नॉन फिक्शनल, एक नॉन फिक्शनल पब्लिश जो हुई थी मैगजीन में या जर्नल में, इन अ पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर जर्नल या मैगजीन में ये छपी थी। It is an essay that appears as a part of a series। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ये जो ऐसे थे ये सीरीज में आए, तो क्या ऑप्शन होगा आपके अनुसार? थिंक ओवर इट, पीरियड्स में आए ना, पर्सनल नहीं, पीरियोडिकल एसेज थे वो,
पीरियड्स में आए थे। हाँ बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। जिनका सी है वो सी मिला रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। fill in the blanks with the appropriate literary term। ये literary term से है, अब आपको यहाँ फिट करना है कि कौन सा literary term यहाँ पर सही बैठता है, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका a dash is a question asked in a form which does not in reality seek an answer but rather emphasis a certain point। सुनील 11 का आंसर, 11 का आंसर अभी बताया आपको मैंने। 11 का आंसर है ऑप्शन सी, पीरियोडिकल। हाँ पीरियोडिकल है इसका। आप लोग बताइए, क्वेश्चन कहता है कि एक प्रकार का जो क्वेश्चन है जिसको जरूरत नहीं है उत्तर की, जिसको जरूरत नहीं है उत्तर की, है ना, आंसर की, बजाय वो हम उस पे यहीं पर लगा लेते हैं कि ठीक है भाई इसका लगभग ये निकल सकता है निष्कर्ष। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रिटोरिकल क्वेश्चन, इसे हम बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर अपेक्षित नहीं, मतलब देना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ उसके पॉइंट तक जाके ही उसको समझ लेते हैं। तो ये एक लिटरेरी टर्म है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। मैं आगे आ रही हूँ तो ये ब्लर्ड हो जा रहा है, इस कैमरे में अंधेरा हो रहा है ना, तो इसमें मैं इधर से ही आंसर दूंगी, आप थोड़ा देखिए, मैं यहीं से टिक करूंगी, ठीक है। A dash is a direct and vivid comparison। vivid का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, ठीक है। यह जीवन जिस कहते हैं जिसके अंदर लाइव आ जाएगा, एक ऐसा डायरेक्ट या विविड कंपैरिजन दो चीजों में जो यूजुअली अलग है, बिल्कुल अलग है, या एक दूसरे से अनरिलेटेड है, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कर देते हैं। तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर, कोई बताएगा मुझे? क्या एनीबॉडी इज गोइंग टू से? नोबडी इज देयर? कोई बता नहीं रहा? नहीं 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 नहीं, मेटाफर, उसको हम बोलते हैं मेटाफर, बिल्कुल सही, मेटाफर आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे शब्द है जो एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन हम इनका कंपैरिजन करते हैं। जैसे हमने कहा हर वर्ड्स वेयर लाइक अ नाइफ इन हिज हार्ट। तो उसके जो शब्द थे, शब्दों को किससे कंपेयर कर दिया? चाकू से। तो शब्द और चाकू का कोई मेल है? देयर इज नो कंपैरिजन, है ना, लेकिन फिर भी इनको कंपेयर किया गया है। तो दोनों चीज को यही बोल रहा है, यूजुअली कंसीडर्ड डिस्टिंक्ट, बिल्कुल अलग है, अनरिलेटेड है, लेकिन उनके बीच में भी कंपैरिजन करना, उसी को कहते हैं मेटाफर। क्लियर है? फिगर ऑफ स्पीच है, ये कराऊंगी मैं, पर अभी तो फिलहाल जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको वहीं पर समझिए। नेक्स्ट चलते हैं 14। अ स्टोरी, देखिए, अ स्टोरी इज नॉट अ स्टोरी विदाउट अ डैश एंड अ डैश। ये तो आपको भी पता है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक स्टोरी जिसमें प्लॉट भी नहीं होगा, कैरेक्टर भी नहीं होगा, तो वो क्या स्टोरी बनेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। A dash is a moment in which the linear का मतलब होता है जो बिल्कुल सीधी चल रही है स्टोरी, ठीक है, is interrupted, बिल्कुल सीधी चल रही थी लेकिन वहां से सडन भटकाव आ गया, बदल दिया ना रूट को, interrupted, हस्तक्षेप हो गया, and launched to an event that occurred in the past। आप देखते होंगे, आप मूवी देखते हो, मूवी में पता चल रहा है अभी तो जो चल रहा है मूवी में वो सीन चल रहा है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे बिल्कुल पीछे की कहानी आ गई, पास्ट की, तो उसको आप क्या बोलते हैं? फ्लैश बैक में चल रही है मूवी, बोलते हैं ना, तो दैट इज योर फ्लैश बैक।
So this is the right answer. A is your right answer. Please take it, make it correct. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक सबको क्लियर है? I think so they are very reasonable also. मतलब you are able to understand. ये literary terms से बने जाता है वैसे ना, figure of speech और literary terms से बना है. Dash is the most dramatic, सबसे ज़्यादा dramatic है, meaningful है and suspenseful भी moment होता है स्टोरी में. तो वो कहता है कि ऐसे ये ऐसी कौन सी चीज है जिस समय में बड़ा ही बहुत ही ड्रामेटिक होता है वो सीन. हाँ मुझे पता है, सर ने उत्तर दे दिया, वेरी गुड. इट इज द पॉइंट जब स्टोरी ब्रेकिंग पॉइंट पे चली जाती है, जब समवन या समवन नीड्स टू थिंक. आप समझ गए, क्लाइमेक्स कहते हैं, बिल्कुल सही, वो होता है क्लाइमेक्स. हम कहते हैं ना बिल्कुल ऊपर चली गई स्टोरी, बिल्कुल चरम सीमा पे. 17 को देखिए. Dash is the repetition, ये भी आप बता देंगे, of a certain sound at the beginning of the successive word or the phrase. एक ही sound. हाँ हाई पिक कहते हैं. ये क्वेश्चन 17 देखिए, आप देखते हैं ना कई बार एक ही साउंड बार बार आती है. जैसे मैंने कहा हैरी हरिड टू होम, हैरी हरिड टू होम टू प्ले क्रिकेट. ठीक है, तो मतलब हैरी ने जल्दबाजी करी घर जाने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए. तो यहाँ आपको क्या चीज दिख रहा है, क्या रिपीटिशन दिख रहा है? एच एच एच, है ना. तो वो यही बोल रहा है कि रिपीटिशन ऑफ सर्टेन साउंड, साउंड की भी आवाज वैसी आती है. या हम कह सकते हैं एट द बिगिनिंग या सक्सेसिव वर्ड का रिपीटिशन हो जाए या फिर फ्रेज का रिपीटिशन हो जाए. दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच लता. तो उसको हम बोलते हैं एलिटरेशन. उसे हम क्या बोलेंगे? एलिटरेशन. ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट मींस योर 18. देखिए 18 क्वेश्चन पे चलते हैं. डैश रेफर्स टू वर्ड्स विच साउंड. अब देखिए यहाँ भी ध्यान देना, दैट रेफर्स टू वर्ड्स विच साउंड्स लाइक दैट विच दे डिस्क्राइब. साउंड, हाँ बिल्कुल, साउंड वाला जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है उसको हम कहते हैं ओनोमैटोपोइया. मैं करवाऊंगी आप लोगों को, रिवीजन बैच वालों को कराऊंगी. जो मेरे से रेगुलर पढ़े हैं उन्होंने आंसर दे दिया, दैट्स ग्रेट. और जो नहीं भी पढ़े वो भी दे रहे हैं, दैट्स ग्रेट. ठीक है, तो ओनोमैटोपोइया उसको हम ये कहते हैं. नेक्स्ट पे चलेंगे. यहाँ पर चलो 19 पे. 19 क्वेश्चन कहता है डैश रेफर्स टू न्यू वर्ड्स, नए शब्द और वर्ड्स रिसेंटली क्रिएटेड. देखो रिसेंटली, नए नए अभी क्रिएट किए हैं. इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब समथिंग, मतलब इस तरीके से कि उसको क्या चीज की जाए, डिस्क्राइब. बिल्कुल सही बोल रहे हैं. व्हिच हैज नेवर बीन डिस्क्राइब, जिनको पहले नहीं किया था. तो नवीन, नया, न्यू, नियोलॉजिज्म. नियोलॉजिज्म, लॉजिज्म का मतलब होता है स्टडी. न्यू, नया, ठीक है, शब्दों की, नए शब्दों की स्टडी. थोड़ा ऐसे भी हमें आंसर्स कोरिलेट करने होते हैं. नेक्स्ट चलते हैं 20 पे. Dash is when an author describes a scene, thing or idea so that it appeals to our senses. ऐसे जब author describe करे, थोड़ा सा मैं पीछे रहूंगी, मैं आगे आ रही हूँ तो फिर वो ब्लर्ड हो जा रही इमेज, रात का टाइम है एक्चुअली. तो वो कहता है कि ऐसी कल्पना जो ऑथर डिस्क्राइब करता है सीन में. हाँ बिल्कुल सही, कि ऐसी चीज होगी, ऐसा होगा, ऐसा सुनाई देगा, बिल्कुल सही. ड्रामा है, प्ले है, कुछ भी है, वो कल्पना भी चलता है, बिल्कुल सही. इमेजिनरी, क्या आएगा? बिल्कुल इमेजिनरी, बिल्कुल करेक्ट. 21 पे चलो जल्दी से. अब आपको ये बताना है कि सोनेट, सोनेट को कहाँ कहा जाता है कि उसका ओरिजिन हो. क्वेश्चन है सोनेट इज नोन टू हैव ओरिजिनेटेड इन. कहाँ सोनेट का जन्म हुआ है, आप कहाँ बोलेंगे कि इसका जन्म हुआ है? और 13th सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा 13th सेंचुरी में आया था, लेकिन 14th सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा प्रचलन में चला था. बिल्कुल सही, आया तो ये 13th सेंचुरी के आसपास था.
लेकिन ये फ्लरिश कब हुआ था? फ्लरिश्ड इन 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में ये क्या हुआ था? फ्लरिश हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तो निकालोगे, दूसरा क्वेश्चन भी लगभग इसी से मिलता है। वर्ड सोनेट ओरिजिनली कम्स फ्रॉम, कहाँ से आया? वो हमने इटली बोल दिया था, यहाँ इटालियन शब्द से आया है। कहाँ से आया है? इटालियन शब्द से। ये आसान है इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया। नेक्स्ट चलेंगे 23। एक्चुअली 50 क्वेश्चन है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा हमें फास्ट में मूव ऑन करना पड़ेगा, बट आपको समझाते हुए। 3 आर बेसिकली डैश टाइप्स ऑफ सोनेट्स। ओह ऑलरेडी आई हैव गिवन द आंसर है, आंसर तो मैंने ही बता दिया। देयर आर बेसिकली कितने टाइप के सोनेट्स होते हैं? कितने टाइप के सोनेट्स होते हैं बताइए? पेट्रार्कल, शेक्सपियरियन और स्पेंसर। ठीक है, तो लिटरेचर में हम जनरली अगर बात करें तो हम 3 टाइप के पढ़ते हैं और वो है 3 टाइप के। क्लियर है? ए इज द राइट आंसर। 24 पे चलो। अब आपको ये बताना है कि ये जो Who was the first one? कौन से ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोनेट का प्रयोग किया इंग्लैंड में? कौन थे वो? मिल्टन सोनेट का क्या होता है? हाँ, मिल्टन सोनेट भी होता है, लेकिन वो मिल्टन के पीरियड में हुआ था। और नॉर्मली जनरली उसने पूछा। बेसिकली अगर हम बात करते हैं हमेशा, तो बेसिकली 3 टाइप के आते हैं, क्योंकि हम इन्हीं 3 को पढ़ते हैं, पेट्रार्क, शेक्सपियर, स्पेंसर। बाद में जाके मिल्टन का भी आया था। बिल्कुल करेक्ट। हाँ बिल्कुल सही, सर थॉमस व्याट। सर थॉमस व्याट जो है, इन्होंने ही सबसे पहले इस सोनेट का जो टर्म था इसको यूज किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ही इस चीज को टर्म को यूज किया था। और लगभग ये माना जाता है 1520 या 1530s में, 16th सेंचुरी में आई थिंक इन्होंने इस चीज को यूज किया था। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 25 क्वेश्चन पे चलते हैं। The rhyming scheme of sestet। सेस्टेट का जो होता है, क्या राइमिंग स्कीम होगी? अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये होगा ई, ये होगा ई, सी डी ई, सी डी ई। देखो सेस्टेट, जो सेस्टेट है इसके 2 प्रकार की राइमिंग होती है। एक तो होती है सी डी ई, सी डी ई, एक तो ये होती है, और दूसरी होती है सी डी सी, सी डी सी। ठीक है, एक तो होगी सी डी ई, सी डी ई, और हो गई एक गलत कर दिया मैंने, सी डी सी होगा और डी सी डी होना चाहिए ना, इसका तो हम डी सी डी करेंगे, डी सी डी, क्योंकि हमारी पहली और तीसरी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो या दोनों में इसका ये जो है, ये इसका उत्तर आएगा, सी डी ई, सी डी ई दोनों आ सकता है। कभी ये आ गया तब कंफ्यूज मत होना, इसलिए बताया है, वरना यहाँ ऑप्शन आपका ये है। तो ये भी 2 प्रकार के सिस्टम में चलता है। नेक्स्ट चलते हैं 26 पे। पेट्रार्कल सोनेट को हम किस नाम से भी जानते हैं? जो पेट्रार्कल सोनेट था उसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। नहीं, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नन ऑफ दीज आएगा। क्यों? क्योंकि पेट्रार्कल सोनेट को हम इटालियन 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 सोनेट के नाम से जानते हैं, known as। तो ये भी याद रख लीजिए, क्वेश्चन कभी आ जाएगा तो आपको आना चाहिए कि पेट्रार्कल सोनेट को इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, ऐसा आ गया तो भी उत्तर आना चाहिए आपको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 27 पे। Which year were Shakespeare sonnets फर्स्ट पब्लिश? शेक्सपियर जी के सोनेट सबसे पहले कब पब्लिश हुए थे?
कौन से ईयर में हुए थे बताइए? बिल्कुल 1609 बता रहा है कोई? ये हुए थे 1609 और ये इनके फर्स्ट फोलियो में आए थे। आपको पता है इन्होंने कितने 154 सोनेट्स बनाए हैं? टोटल हम पढ़ते हैं जब क्वेश्चन भी आता है कि 154 सोनेट्स बनाए, कंपोज किए हैं इन्होंने और पब्लिश, दिस इज कंपोज्ड। और इन्होंने जो पब्लिश किए थे इन सभी को पब्लिश्ड ऑल टुगेदर इन द फोलियो। ठीक है, तो इन्होंने उस फोलियो सॉरी क्वार्टो में किया था, ऑल टुगेदर क्वार्टो में किया था। ठीक है, क्वार्टो का ठीक है, तो आपका उत्तर क्या है? 1609। 28 पे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया सबको? बताते हुए What are the last two lines of Shakespearean sonnet? लास्ट दो लाइनें शेक्सपियर की सोनेट की क्या कहलाती है? बिल्कुल सही, कपलेट। क्या कहलाई जाती है? कपलेट कहलाई जाती है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा स्पीड में चलूंगी और इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 12। ठीक, तो इसको कपलेट कर देंगे, फिर भी मैं धीरे धीरे ऐसे ही समझाएंगे कि आपको समझ में आता रहे। अब आपको बताना हाउ इज द राइम्स स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन कपलेट रिप्रेजेंटेड। शेक्सपियर के जो ये कपलेट है जो हमने अभी आगे प्रश्न पढ़ा, उसका जो राइमिंग स्कीम है वो कैसा होता है बताएंगे? थोड़ा सा बनाइए, जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ ई एफ ई एफ और हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बना रहे हो, बिल्कुल सही, ई एफ और लास्ट में क्या आ जाता है? बिल्कुल सही, जी जी। तो हमारी जो राइमिंग की जो कपलेट जो फॉर्म आता है वो ये आ जाता है, तो जी जी आता है। तो व्हाट विल बी योर आंसर? जी। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। 30 पे चलते हैं। ओट्स नॉर्मली इंक्लूड्स, ओट्स जो हम पढ़ते हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओट्स जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं वो किस चीज को यहाँ पर बता रहा है? प्रेयर्स और प्रेयर्स टू द गॉड्स, बिल्कुल सही, हम भगवान जी को प्रार्थना करते हैं। स्टोरीज और मिथ फ्रॉम द हीरोइक पास्ट, बिल्कुल सही। तो हीरोइक पास्ट से कोई भी जो मिथ्स है, बातें हैं, उन चीजों को हम दर्शाते हैं। मोरल मैक्सिम्स एंड पर्सनल रेफरेंसेस, बिल्कुल सही, हम नैतिकता के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम पर्सनल रेफरेंसेस भी देते हैं। तो ऑल ऑफ दिस, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 31 पे चलते हैं। पर्पस ऑफ एपिक, आपको क्या लगता है एपिक बनाने का क्या कारण होता है? एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। इसको बनाने का क्या, बिल्कुल सही, इसका बनाने का कारण है लव को दर्शाना, नैतिकता को दर्शाना और कहीं ना कहीं ट्रेजेडी को दर्शाना। तो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे 32। अब वो क्वेश्चन अब मैं बता नहीं, आप ही बताएंगे। रामायण और महाभारत किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण? बिल्कुल सही, महाकाव्य है ये, एपिक के उदाहरण। 33 पे चलेंगे। लिटरेरी बैलेट, लिटरेरी बैलेट, ध्यान देना, लिटरेरी बैलेट को और क्या कहा जाता है? बिल्कुल ध्यान देना, ध्यान देके करना इस क्वेश्चन। लिटरेरी जहां आ गया, मैं समझ गई थी आप फॉल्स बैलेटेंगे, नहीं, जहां लिटरेरी आ गया तो आर्ट, तो इसको हम कहते हैं बैलेट ऑफ आर्ट। ध्यान देना इसको, ठीक है। ये क्या कहलाया जाएगा? लिटरेरी बैलेट को कहा जाता है बैलेट ऑफ आर्ट, कला का बैलेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 34 पे। एलिगोरी was a popular literary form of, ये जो एलिगोरी को यूज किया जाता था, एलिगोरी किसे कहते हैं? रूपक। इसे क्या कहते हैं? रूपक। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो हम कहते हैं सिंबल्स, इसको हम बोलते हैं
सिंबल्स, कई सारे सिंबल्स को यूज करके हम उसको सिग्निफाई करते हैं कि क्या सेंटेंस है, क्या बोलना चाह रहा है, तो उसको कहते हैं रूपक, एलिगेंट। तो ये एक पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म है, लेकिन किसका, कौन सी एज का ये बहुत ज्यादा माना जाना लिटरेरी फॉर्म माना गया है इसको? इज देयर एनीवन टू आंसर दिस? हाँ बताइए बताइए, बिल्कुल सही बता तो रहे हैं आप सब लोग, बिल्कुल सही। कौन बता रहा है? बिल्कुल सही, मिडिल एज। मिडिल एज में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट चलेंगे 35। कॉमेडी ऑफ मैनर्स was revived। revived का मतलब होता है रीबर्थ, रीबर्थ का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। ठीक है, कहाँ पुनर्जीवित किया था इसको? फ्रांस में। किसके द्वारा? जो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, इसको दोबारा से रिजेनरेट किया गया, रिबर्थ किया गया। किसके? फ्रांस में किया गया था। हाँ बताइए, बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी लोग। ये किसके द्वारा हुआ था? मोलरी के द्वारा, 17th सेंचुरी में, आपको अगर याद हो। डी नहीं है, शेक्सपियर के द्वारा नहीं हुआ है, ये मोलरी के द्वारा हुआ है 17th सेंचुरी। इज दिस क्लियर? हाँ, मोलरी कर दीजिए, मोलरी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 36। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग। अब ये इंग्लैंड में फ्लरिश हुआ था, बहुत ज्यादा हाइट पे पहुंच गया था, लेकिन ये किसके, कौन सा एज? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी लोग, दैट वाज योर रेस्टोरेशन एज। कौन सी एज थी? बिल्कुल सही है, रेस्टोरेशन एज में ये क्या हुआ था? बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ था। और रेस्टोरेशन एज का आप लोग जानते हैं सभी लोग कि इसमें बहुत ज्यादा 17th सेंचुरी में बहुत सारे इसमें वर्कर्स भी थे और बहुत सारा इसमें काम हुआ। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट? आई नो व्हाट यू वांट। गो देयर, क्लोज द डोर। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, 37 पे चलते हैं। क्लोज द डोर, आई सेड विभू, विभू close the door। A comic verse composed in irregular rhythm। एक कॉमिक, यस, एक कॉमिक वर्स जो कंपोज हुआ इरेगुलर रिदम में, मतलब एक जैसा रिदम नहीं था, इरेगुलर था। तो वो कौन सा कॉमिक वर्स होता है? वो कौन सा ऐसा कॉमिक वर्स होता है जो इरेगुलर रिदम में होता है? थोड़ा सा मुझे पता है, इसको आपको समझने में थोड़ा सा लगेगा, बट दैट इज डॉगेरल। इसको हम बोलते हैं डॉगरल। क्या हो गया? डॉगरल। तो इसमें होता क्या है, इसको हमने क्यों कहा कॉमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात होती है। नॉनसेंस मतलब सिली, जो लगता भी नहीं कि ऐसी कोई चीज होगी, बिल्कुल बेतुका की चीज, उसको कहा इसने डॉगरल। और इसको यूज करने वाले भी कौन रहते हैं? एक स्कॉटिश पॉइंट रहते हैं जिनका नाम रहता है विलियम थोप्स। ठीक है, विलियम थोप्स रहते हैं, तो वो इनको इसको यूज करते हैं इसको। हाँ, इसका मतलब होता है बेतुका, कह लो बेतुका, सिली, एब्सर्ड। ठीक है, ये सारे वर्ड्स इसके लिए बन के आते हैं। ठीक है, मतलब पॉइंट ऐसी चीजों को लिख देता है या बोल देता है जो बिल्कुल एब्सर्ड हो, मीनिंगलेस हो। इसके बाद चलेंगे, समझ में तो आ गया ना सबको? 38 में चलेंगे। The omission of sound, try to understand the question। omission of sound मतलब साउंड को हटाना, जैसे I am, तो I am में हम am बोल रहे हैं, I am नहीं बोल रहे, वैसे am। let is, तो let's बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ऐसे साउंड जिसको ओमिट किया जा रहा है या सिलेबल को when speaking, जब हम बोल रहे हो तो हम स्किप कर देते हैं उस साउंड को या वर्ड को,
तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, हम उसको डिलीशन भी कहते हैं, तो दैट वर्क इज इलीजन। इलीजन को हम डिलीजन भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी नहीं है, बी आएगा, डिलीजन कहते हैं, डिलीजन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। एक वर्ड या फिर कुछ शब्द। नेक्स्ट चलते हैं 39 पे। The act of leaving out a word of words, शब्दों में से एक शब्द को छोड़ देना। ठीक है, फ्रॉम अ सेंटेंस डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ, जानबूझ। ऐसे जो वाक्य है, सेंटेंस है, उसमें कोई एक शब्द को, शब्दों में से किसी एक शब्द को छोड़ देना जानबूझकर। When the meaning can be understood without them, जबकि हम उसका मतलब समझ जाते हैं बिना उनको उपयोग किए हुए भी। मतलब ऐसे शब्द जिन्हें छोड़ भी दोगे तब भी हम उसका मतलब समझ लेंगे। तो व्हाट इज दैट? उसको हम कहते हैं एलिप्सिस। अभी हमने एलिजन पढ़ा आगे, उसी से एलिप्सिस, उस शब्दों को छोड़ देना। सी इज द राइट आंसर। 40 पे चलेंगे। The act of correcting or improving a text, एक ऐसी कला जिसमें हम टेक्स्ट को जो लिख रहे हैं उसको सुधारते हैं या फिर हम चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो करेक्ट, उसको सही करने के लिए, या फिर उस टेक्स्ट को, उस चीज को और भी अच्छा करने के लिए। देखिए क्या होगा, उसको हम बोलेंगे इमेंडमेंट, इमेंडेशन। एनिमेशन नहीं होगा, इमेंडेशन होगा, EMENDATION। उसको हम कहते हैं, ये देखो ये तो एमेंडेशन है। एमेंडेशन का मतलब होता है संशोधन में कोई चीज सुधार लाना। देखो सुधार लाना, लेकिन यहाँ कह रहा है किसी टेक्स्ट को करेक्ट करना, किसी चीज को लिखित रूप में सही करना, इमेंडमेंट। तो यहाँ से याद रखिए, एमेंड का मतलब होता है सुधारना, टेक्स्ट को सुधारना इमेंडेशन। ठीक है मैम, 39 फिर से समझा दीजिए। अच्छा देखिए, इसमें कहता है, वो वाला तो समझ में आ गया ना, 40 वाला। देखो इसमें कहता है ऐसा एक्ट जिसमें हम शब्द को, कई शब्द हैं, जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे when I will go there, वर्ड से ही तो सेंटेंस बनता है। जब हम शब्द, व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? The flow of words in a meaningful way is called as a sentence. तो शब्द, वो बहुत सारे शब्द बनके एक सेंटेंस, वाक्य बनता है। उसमें हमने किसी शब्द को अगर निकाल भी दिया, ओमिट भी कर दिया, छोड़ भी दिया, लेकिन फिर भी हमें उसका मतलब पता चल रहा है हटने के बाद भी, उसको हम कहते हैं एलिप्सिस। ठीक है, और वहां जो हमने पीछे पढ़ा था, इसको भी ध्यान दीजिए, पीछे जो हमने पढ़ा ओमिशन ऑफ साउंड, साउंड, तो वहां एलिजन। ठीक है, वो एलिजन होते हैं। यहाँ छोड़ दे रहे सबको तो एलिप्सिस, यहाँ पर किसी चीज को, टेक्स्ट को इंप्रूव कर रहे हैं तो इमेंडेशन। 41 पे चलेंगे। The ability to share someone else's feelings or experiences by imagining what it would be like to be in that person's situation. किसी इंसान की परिस्थिति को या भावना को, वेलकम वेलकम, उसी प्रकार से समझना जैसे उस इंसान की क्या परिस्थिति है, वो किस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन को अपने आप में ढाल लेना, उसको क्या कहते हैं? देखो ये दो शब्द हैं, एक होता है एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी। ठीक है, ये दोनों शब्द हैं। एम्पैथी कहते हैं हम, एम्पैथी का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे की परेशानी को अपना समझ के,
कि उसकी क्या परिस्थिति है, ऐसा समझे जैसे हम भी दूसरों की तकलीफ को, दूसरों की तकलीफ को खुद अपने आप महसूस करना, मतलब किसी के दुख को खुद वो समझ के उस चीज को महसूस करना, तकलीफ को खुद महसूस करना, दैट इज एम्पैथी। क्लियर? सिंपैथी क्या है? सिंपैथी वो है किसी के साथ बुरा हुआ, हमने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई, तो इसको हम सीधा बोल सकते हैं सहानुभूति, दया, वो सिंपैथी है। एम्पैथी सिंपैथी में फर्क पता चल गया? तो आप अब यहाँ बता सकते हो दूसरों की फीलिंग्स को ऐसे समझ लेना जैसे खुद की सिचुएशन हो। जल्दी से उत्तर बताइए, जल्दी से उत्तर बताइए। अब तो आप जल्दी बता सकते हैं, जल्दी बताइए, क्विक। ऑल ऑफ यू प्लीज। बिल्कुल करेक्ट, यहाँ आ गया एम्पैथी। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे 42 का। अच्छा सभी एक साथ है यहाँ पर, ठीक है। 42 पे देखो, इफ आई एम यू I would have seen to it that won the prize. ये नो है, ये कह रहा है if I am you, I के साथ am भी लगा दिया इसमें, तो क्या होना चाहिए? would, पहले यहाँ देखो ये would है, would किसको दर्शा रहा है? past. I am you नहीं आएगा, if I were. अब ये चीज भी ध्यान दो आप, जब हम कभी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही, जब हम किसी चीज को कल्पना में कहते हैं, ठीक है, किसी चीज को हम कल्पना में करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने बोला इफ आई वर अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कल्पना, सच में नहीं होगा, इमेजिनरी है, कल्पना है, विश है, इच्छा है। इच्छा हर चीज तो नहीं होती ना, तो इच्छा अगर कोई चीज को व्यक्त करती है तो वहां हम हमेशा वर का प्रयोग करते हैं, इस चीज को भी ध्यान देते हैं। सिचुएशन, परिस्थिति, तो वो यही बोल रहा है यदि मैं, इफ आई वेर यू, यदि मैं तुम होता, ठीक है, आई वुड हैव सीन टू इट दैट, मुझे ये दिखाई देता कि आई वॉन द प्राइज, कि मैंने प्राइज जीत लिया। आगे सब बात समझ में? The two students walked besides each other in silence. The two students walked, दो students walk कर रही थी, besides each other, besides each other, besides नहीं लगेगा, besides का तो मतलब होता है अतिरिक्त, तो यहाँ आना चाहिए था beside, साथ साथ, मिलकर, बिल्कुल सही। तो यहाँ आ जाएगा द टू स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स एक साथ समीप होकर, एक दूसरे के पास होकर चुपचाप चल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 44 पे। 10 miles are not a long distance. 10 miles, 10 miles को फोकस करो आप। 10 miles, जब हम याद भी कर लो, कुछ पॉइंट्स है वो लिखते भी रहो साथ साथ। अगर जैसे वेट है, अमाउंट है, WEIGHT, वेट, अमाउंट, ठीक है, वेट होगा, अमाउंट होगा या डिस्टेंस होगा, याद रखिए डिस्टेंस, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। आज मैंने वर्ब पढ़ाया था, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा तो 10 माइल्स, 10 माइल्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर की जगह इज,
10 माइल्स कोई भी लंबा डिस्टेंस नहीं है। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए 44 के बाद 45 पे चलते हैं। The great point and dramatist. The great point and dramatist. थोड़ा समझ में आ रहा है कि कैसे किया इन्होंने? देखो क्या ये कालिदास को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कालिदास के लिए कहते हैं द ग्रेट पॉइंट, द कालिदास। देखिए द कालिदास नहीं लगेगा क्योंकि कालिदास क्या है? एक प्रॉपर नाउन। और आपको ध्यान देना है जब कभी भी प्रॉपर नाउन होगा तो उसके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है? प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल, आर्टिकल क्या होते हैं आपके? ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है या नहीं किया जाता है। तो कालिदास खुद अपने आप में भी एक प्रॉपर नाउन है। तो एरर क्या है? द, तो ये गलत है। तो दैट मीन्स ये उत्तर हमारा सही होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया तो बता दे प्लीज। शैल आई मूव ऑन? 46 पे चलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस, मैंने 5 क्वेश्चन आपको, मैं सी नहीं था, ये कौन है? रविता बोल रही है। सी कैसे आ जाएगा? अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, हाँ अब मैं समझ गई वो क्यों आप बोल रहे हो, क्योंकि शेक्सपियर के आगे भी यहाँ पर डाल है। अब देखिए आपको, हाँ मैं समझ गई, मैं समझ गई आप क्यों बोल रहे हैं। अब आपको ये पता नहीं है कि यहाँ पर हमने क्यों बोला कि यहाँ पर हम उनका प्रयोग इस तरीके से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि द शेक्सपियर, देखो हमने कहा कालिदास इज रिगार्डेड एज, इनको माना जाता है, इनको माना जाता है किसकी तरह? एक बिल्कुल अलग, एक मतलब बिल्कुल, हम ता का प्रयोग फिर वहां कहाँ करेंगे? पर्टिकुलर, उनके जैसा फिर और कोई नहीं। तो हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कालिदास को किससे? शेक्सपियर, मतलब इंडिया का शेक्सपियर मान रहे हैं। तो इंडिया का शेक्सपियर, तो शेक्सपियर अपने आप में एक ही थे। जैसे हम बोलते हैं द सन, अभी मैं आपको क्लियर कर दूं, आप क्यों कंफ्यूज है। हमने कहा सन, सन अपने आप में एक है, सन का दूसरा विकल्प नहीं है। तो पूरे इंग्लिश लिटरेचर ड्रामा में शेक्सपियर कोई और दूसरा नहीं है, शेक्सपियर अपने आप में एक ही है। तो बिल्कुल सही बात है कि कालिदास भी एक ही है, लेकिन कालिदास को शेक्सपियर जैसे उपाधि मान रहे हैं, वो उस लेवल तक का सोच रहे हैं कि शेक्सपियर जैसे, शेक्सपियर तो नहीं है ना, तो एक पर्टिकुलर इंसान के जैसे जो जिसका और कोई निचोड़ है ही नहीं। तो वहां जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कालिदास अपने आप में एक प्रॉपर नाउन अलग से हो गए। यहाँ हमने पर्टिकुलर शेक्सपियर का पूरा एक लिटरेचर में ओवरऑल बात करें तो मतलब कह सकते हैं कि उनके अलावा और कोई है, दूसरा कोई शेक्सपियर नहीं। क्लियर है कि नहीं है? अब पता चला यहाँ द क्यों लगाया, ठीक है? चलो 46 पे चलते हैं। हाँ, ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल का मतलब क्या होता है? देखो कॉर्पोरियल का तो मतलब होता क्या है, पहले तो मतलब समझ लो तभी तो उल्टा निकाल पाएंगे। कॉर्पोरियल का मतलब होता है भौतिक, जैसे कहते हैं अरे हमें तो मटेरियलिस्टिक, जैसे भौतिकवादी सुख चाहिए हमें तो, या शारीरिक, शरीर के लिए जो आसान हो, भौतिकवादी आ गया वो मटेरियलिस्टिक, शारीरिक।
स्पेलिंग देखिएगा हिंदी में, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मटीरियलिस्टिक। कहते हैं भाई आज का समय तो भौतिकवादी है, मटीरियलिस्टिक है, भावनाओं की तो कोई कद्र नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कॉर्पोरियल का मतलब होता है भौतिक, मतलब सुख साधन में, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा आध्यात्मिक, जो सब जीवन की सत्यता से जुड़े, तो वो क्या हो गया आध्यात्मिक स्पिरिचुअल। क्यों? क्योंकि हमें उसका उल्टा पूछा है एंटोनी। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट चलते हैं 47 पे। ऑपोजिट ऑफ द वर्ड जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब क्या होता है? जुडिशियस का मतलब होता है बिल्कुल, जो बिल्कुल क्या करेगा, सही निर्णय लेगा। केयरफुल कह सकते हैं, सेंसिबल कह सकते हैं, सिंसियर कह सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा क्लमजी। क्लमजी को हम कहते हैं अनाड़ी। जुडिशियस को हम क्या कहेंगे सिंसियर, सेंसिबल। भाई जो जस्टिस करेगा वो सेंसिबल होगा, सिंसियर होगा। लेकिन जो सिंसियर नहीं है यार, ये तो अनाड़ी है, तो बिल्कुल लापरवाह है। लापरवाह कह देते हैं हम, अनाड़ी लापरवाह भी कह सकते हैं, लापरवाह। तो दैट इज योर क्लमजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 48 पे। The antonym of word impetuous. I am, थोड़ा मैं आगे से हट जाऊं तो ये अपने आप ब्लर हो जाएगा कैसे। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। आप बताइए 48 impetuous। impetuous का मतलब होता है, मैं आपको जैसे बोल रही हूँ, अरे भाई जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी करना impetuous। जल्दबाजी को हम बोलते हैं impetuous। इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा जल्दबाजी, शांत, काम। इसका उल्टा क्या हो जाएगा काम, स्लो, ठीक है। 49 पे चलते हैं। इसका भी ऑपोजिट ही बताना है आपको, अनकाउथ। अनकाउथ, अनकाउथ का मतलब क्या होता है? अनकाउथ जिसे हम कहते हैं पेस्टोरल, आप पढ़ते हो ना लिटरेचर में, पेस्टोरल है ये तो। पेस्टल गंवार, देहाती, बिल्कुल गंवार। गंवार या आप कह सकते हो देहाती, या कह सकते हो अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड, ठीक है। तो इसका, हाँ बिल्कुल सही, इसको हम बोल सकते हैं कल्टिवेटेड। कल्टिवेटेड का मतलब होता है सभ्य, सभ्य का मतलब होता है सिविलाइज्ड। अगर यहाँ काउंट भी दिया होगा तो ये भी सही बैठता था, काउंट, ठीक है। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलेंगे अब, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द ऑपोजिट ऑफ क्लैंडेस्टाइन। इसका भी ऑपोजिट ही निकालना है, क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन, पहले तो मतलब पता होना चाहिए कि क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है। तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो गुप्त रूप से की जाए, ठीक है। तो हाँ तो ठीक है, तो कोई भी चीज जो गुप्त रूप से हो, तो डन सीक्रेटली हम कह सकते हैं, कोई भी चीज गुप्त रूप से की जाए, डन सीक्रेटली या फिर हाइड समथिंग, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा ओपन इट, रिवील कर देना, उजागर कर देना। तो ओपन विल बी योर ऑपोजिट ऑफ दिस। तो अब बताइए आपको ये 50 क्वेश्चन समझ में आ गए? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, उतना ही टाइम लगा जितना लगता है ठीक है ठीक है ओके। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा एक जानकारी देनी है, जस्ट अ मिनट। अगर आप लोगों के पास 5-10 मिनट है तो रुकिए जरा, इफ यू पीपल कैन गिव सम टाइम।
If you people can give some time. Do you have 5 minutes more to listen what I am saying? Do you have 5 minutes more? Okay, तो 5 मिनट और वेट कीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रही हूँ। देखिए आप ये था आपका प्रैक्टिस सेट 2 था, ठीक है। हाँ इट वाज 2। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस समय सभी लोग लाइव है, प्रैक्टिस सेट वाले तो एटलीस्ट दे आर ऑनलाइन, कि जो ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो फॉर्म निकला हुआ है 12 तारीख को इसकी डेट है भरने की, 12 अगस्त को, ठीक है। तो आप में से जितने लोग एलिजिबल हैं, अब एलिजिबल का मतलब क्या है, आपकी कम से कम 60% में अपनी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपका सिलेबस भी मैंने आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिया है। तो ये आपकी प्रवक्ता लेक्चरर इंग्लिश, एक तो ये है लेक्चरर पॉलिटेक्निक लेक्चरर इंग्लिश, पॉलिटेक्निक लेक्चरर इंग्लिश, जिसमें 48 सीट्स है, सीट्स कम ही रहती हैं इसमें, ठीक है, 48 सीट्स है, ठीक है। तो ये तो उनके लिए हो गया जो इंग्लिश के, एक तो ये है। इधर भी मैं एक बैच स्टार्ट करूंगी, तो आप में से जितने लोग होंगे एलटी के बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट, और भी आप लोग के जान पहचान के हो तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, यदि कोई साइंस बैकग्राउंड का, साइंस में भी जिसके पास साइंस में भी जिसके पास मैथ्स हो गए, साइंस में भी मैं बता दूं जिसके पास साइंस में भी जिसके पास मैथ्स होगी, सपोज एक है मैथ्स मतलब मैथमेटिक्स और एक है फिजिक्स, इन लोगों के लिए भी, मतलब अगर आप में से कोई मैथ्स या फिजिक्स से पढ़ा हुआ हो, उनके लिए भी, मैम इंग्लिश वालों के लिए भी, बिल्कुल इंग्लिश वालों का मैंने पीछे बता दिया ना, प्रवक्ता इंग्लिश का बता दिया, उसमें 48 सीट्स है। ये जो मैं बता रही हूँ ये इंजीनियरिंग वालों के लिए, इंजीनियरिंग, तो इसमें इनका क्या है, इसमें इनका 300 नंबर का तो इनका सब्जेक्ट हो गया, 100 नंबर की इनकी हिंदी हो गई और 100 नंबर का इनका इंग्लिश हो गया। तो ये दो चीज तो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो लेक्चरर इंग्लिश का दे रहे होंगे तो हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों ही पढ़नी है, प्लस 300 नंबर का आपका खुद का सब्जेक्ट हो गया। अगर आप सिलेबस देखें तो मोस्ट ऑफ द वही सिलेबस है जो अभी आप पढ़ रहे थे, लेकिन यह है कि अब थोड़ा सा डिटेल हो जाता है, राइट। ग्रामर, यहाँ पर 100 नंबर के ग्रामर भी मैं, अगर इनमें से कोई स्टूडेंट्स है तो इनके लिए भी मैं इंग्लिश कॉमन ही आएगा, ग्रामर वो सिलेबस दे रखा है ग्रामर का, ग्रामर में क्या क्या कराना है तो वो भी क्लास चल सकते हैं। तो साइंस वाले स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इफ दे आर ऑप्टिंग फॉर पॉलिटेक्निक लेक्चरर, आपके कोई नजर में हो या आपके कोई हो, इंग्लिश ग्रामर रिकमेंड कीजिएगा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट, क्योंकि दोनों का सिलेबस ग्रामर का सेम है, चाहे वो लिटरेचर वाले बच्चे हो चाहे वो साइंस वाले बच्चे हो, क्योंकि वो दोनों हिंदी इंग्लिश हो गया, ठीक है, 100 नंबर की आएगी। और रही बात आपकी प्रवक्ता इंग्लिश वाली, तो वो आपको पूरा सिलेबस मैंने आपको दे दिया है। तो आप में से कितने बच्चे होंगे, आप एक मुझे नक्शल में आप लोग थोड़ा सा एक बार आइडिया दे दीजिएगा, क्योंकि वो यूट्यूब पे तो मैं डालूंगी ही, बट एट द सेम टाइम हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर हु आर एलिजिबल फॉर दिस, लेट मी नो अबाउट इट, ठीक है।
and how many of you are interested as well. तो समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? चलो, तो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास नाउ. ओके फाइन. चलो ठीक है, बता दीजिएगा जैसा भी होगा. द वन हु आर इंटरेस्टेड लेट मी नो अबाउट इट. सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास नाउ. इट्स ऑलमोस्ट फाइन. बाय. तैयारी ढंग से करते रहे रेगुलरली. ओके चलो.